नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज महाराष्ट्र के 6 खिलाड़ी जिनको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो 6 सियासी धुरंधर जिनकी तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं, जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों को पटखनी देने के लिए जनता की अदालत में दस्तक देने अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का बिगुल बजने वाला है। अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होगा। उससे पहले यात्राओं के जरिए महाराष्ट्र के दोनों धड़े चुनावी माहौल को गरमाने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित महाविकास अघाड़ी 288 में से 225 सीटें जीतने का भारी भरकम दावा कर रहा है, तो उधर महायुति भीतर खाने असंतोष और उलझे हुए धागों को सुलझाने में जुटी है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा में जनता का आशीर्वाद आखिर किसे मिलेगा? क्या असली नकली की लड़ाई में इस बार जनता स्पष्ट रूप से जवाब देगी? कौन कहां खड़ा है और किसकी तैयारी कितनी पुख्ता है? देखिए महाराष्ट्र के 6 खिलाड़ी कौन किस पर भारी। अगर मेरे साथी कहते कि उन्होंने शानदार काम किया है तो उन्हीं को पूछो, मैं चाहिए या नहीं चाहिए, ये लोग तय करेंगे। विधानसभेमध्ये सिनियर मी आहे, मी 90ला बॅचचा आहे। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी पारा हाई, बैठक और मंथन का दौर चल रहा है। चाहे महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे। कोई मुंबई में मंथन कर रहा है तो किसी की दिल्ली में बैठक हो रही। सियासी पिच पर होने वाले महामुकाबले के लिए दोनों ही तरफ खिलाड़ी तैयार हैं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी के शरद पवार के रूप में सियासत के दमदार खिलाड़ी, जिन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति की टीम में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार के रूप में सियासत के जानदार योद्धा हैं। यानी महाराष्ट्र में मुकाबला कांटे का है। महाराष्ट्र में भले ही महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शिकस्त मिली है, महाराष्ट्र में बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर सरकार बनाई, बीजेपी को इनसे जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। महाराष्ट्र में अभी भले ही विधानसभा के चुनाव की रणभेरी नहीं बजी, लेकिन दोनों ही गठबंधन ने कमर कस ली। यात्राओं की सियासत शुरू हो गई। दोनों ही गठबंधन में शामिल पार्टियां अपने मजबूत पकड़ वाले इलाके में एक दूसरे को घेर रही। दोनों ही दल जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र की सियासत पर राज करना है तो फिर जनता के बीच जाना ही होगा। यही वजह है कि चाहे महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति के दल, दोनों ही दलों की पार्टियों ने यात्राओं का दौर शुरू कर दिया है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी शिव संकल्प यात्रा निकाल रही, तो वहीं उद्धव की शिवसेना भगवा सप्ताह मना रही। वहीं महायुति की तरफ से बीजेपी जनसंवाद यात्रा निकाल रही, तो वहीं अजित पवार की एनसीपी जन सम्मान यात्रा के जरिए जनता को अपने पाले में लाने की जुगत में लग गई। सबसे पहले बात महाविकास अघाड़ी की करेंगे, जिनके हौसले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से हाई हैं। महाविकास अघाड़ी कोंकण, मुंबई और उसके आसपास उद्धव ठाकरे जोर लगा रहे हैं, तो पश्चिम महाराष्ट्र और गन्ना बेल्ट में शरद पवार की यात्रा शुरू। वहीं कांग्रेस ने मराठवाड़ा और विदर्भ में मोर्चा संभाला है। दूसरी तरफ अगर महायुति की बात करें तो बीजेपी विदर्भ क्षेत्र में ज्यादा जोर दे रही। वहीं अजित पवार पश्चिम महाराष्ट्र में जन सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, तो शिवसेना शिंदे गुट ने मुंबई और उसके आसपास पूरी ताकत झोंक दी। लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू फेल होने के बाद अजित दादा पवार जन सम्मान यात्रा पे निकल चुके हैं। दूसरी तरफ शरद पवार शिव स्वराज यात्रा पर निकले हुए हैं।
नाना पटोले भी अपनी छोटी छोटी यात्राएं निकाल रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा ने भी अपनी गांव-गांव यात्राएं निकालनी शुरू कर दी है, क्योंकि भाजपा नेताओं की समझ में आ गया है कि अब मोदी है तो मुमकिन है वाला जादू नहीं रह गया है। इसलिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता के मुद्दों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात एनसीपी शरद चंद्र पवार की करें तो पुणे के जुन्नर तालुका स्थित शिवनेरी किला से शिव संकल्प यात्रा की शुरुआत की। खास बात यह है कि शरद पवार की पार्टी में जब टूट हुई और शरद पवार को तुतारी चुनाव चिन्ह मिला तो इसी किले से चुनाव चिन्ह लॉन्च किया गया था और लोकसभा चुनाव में शरद पवार को अच्छे नतीजे भी मिले थे। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 अगस्त से 11 अगस्त तक भगवा सप्ताह मना रही। इसके अलावा 10 अगस्त को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ मुंबई से सटे ठाणे में सभा करने वाले। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो महाविकास आघाड़ी ने अपनी कमर कस ली है। हम जगह जगह जनता के बीच में जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अब कल ही ठाणे में हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी की सभा है। उसके बाद 16 तारीख को सम्मुखानंद हॉल में महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी सभा है। उसके बाद 20 अगस्त को राहुल गांधी जी मुंबई आ रहे हैं, जिसमें आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी बड़े नेता संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों गठबंधन की पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जनता को अपने पाले में लाने के लिए यात्रा का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी भगवा सप्ताह मना रही है, तो वहीं शरद पवार की पार्टी भी शिव स्वराज यात्रा कर रही है। वहीं दूसरी ओर महायुति में अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी भी अपनी अपनी यात्राएं कर रहे हैं। यानी जनता को अपने पाले में लाने के लिए, जनता को रिझाने के लिए काम पूरी तरीके से राज्य में शुरू हो चुका है। रंग शारदा में मुंबई में महाविकास आघाड़ी की 16 तारीख को संयुक्त बैठक होनी है। इस बैठक में महाविकास आघाड़ी के तीनों दल के प्रमुख नेता और पदाधिकारी संबोधित करेंगे, क्योंकि 20 अगस्त को राहुल गांधी मुंबई में होंगे। मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें महाविकास आघाड़ी के सभी नेता जैसे कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला महाविकास आघाड़ी से लेने के लिए बेताब है। यही वजह है कि भाजपा इस बार महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के साथ विदर्भ पर ज्यादा जोर दे रही, क्योंकि यहाँ लोकसभा चुनाव में भाजपा पहले से कमजोर हुई और कांग्रेस ने शानदार वापसी की। भारतीय जनता पार्टी राज्य में जनसंवाद यात्रा निकाल रही। इस दौरान 750 जगहों पर पार्टी सम्मेलन करेगी। पार्टी के नेता इस यात्रा के जरिए विपक्ष द्वारा फैलाए गए फेक नैरेटिव को एक्सपोज करने का काम करेंगे। अजित पवार के जनसम्मान यात्रा में उनके गुट के सभी मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। अजित गुरुवार सुबह सभी मंत्रियों और पार्टी के सीनियर लीडर के साथ गुलाबी बस में सवार होकर डिंडोरी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि अजित पवार के बस पर मेरी लाडली बहना योजना लिखा है, जबकि योजना का नाम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में चल रही संपर्क यात्रा महाराष्ट्र के एक नए इतिहास की रचना करने वाली साबित हो रही है। अजित पवार के नेतृत्व में होने वाली इस संपर्क यात्रा में जिस प्रकार से जनता के साथ संवाद हो रहा है, उसने ये हम लोगों को विश्वास दिलाया है कि महायुति की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में बेहतर काम किए हैं। चुनाव में मुद्दों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। इस लोकसभा चुनाव ने फिर यह साबित किया है। तो चलिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों की बात दोनों धड़े करने वाले हैं और किन मुद्दों के साथ पार्टियां जनता की अदालत में पहुंच रही हैं, एक एक करके आपको दिखा देते हैं। महायुति महाविकास आघाड़ी के मुद्दे। पहले महाविकास आघाड़ी की बात। किसानों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र से गुजरात के कंपनियों का जाना, गुजरात में जो कंपनियां शिफ्ट हो रही है, एक के बाद एक इसे भी मुद्दा महाविकास आघाड़ी बना रहा है। महायुति के मुद्दे देखिए, संविधान पर फैले झूठे नैरेटिव को एक्सपोज करना, जिससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, वो झूठा नैरेटिव गढ़ा गया, कहा गया है। लाडली बहन योजना का प्रचार, लाडला भाई योजना का प्रचार, जिसका सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी वो भत्ता मिलना शुरू नहीं हुआ है। किसानों के हित के काम को जनता को बताना और विपक्ष के मुस्लिम तुष्टीकरण को जनता के बीच ले जाना, एक्सपोज करना, ये बार बार कहा जा रहा है महायुति की तरफ से। अब जो मौजूदा गणित है उसे समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर के देखिए,
288 सीटें हैं हालांकि कुल मिलाकर के, लेकिन 274 के हिसाब से अभी आपको समझाते हैं, क्योंकि 14 सीटें खाली हैं। 3 सदस्यों ने दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर इस्तीफा दिया था। इनमें से कांग्रेस के 2 थे, एनसीपी के 1 सदस्य थे। 6 अन्य सांसद बन गए हैं विधायक से, और 4 सदस्यों का निधन हुआ है और कांग्रेस नेता सुनील केदार को अयोग्य घोषित किया गया था। तो ऐसे में 274 सीटों का मौजूदा गणित कैसा दिखता है वो देखिए। महायुति और महाविकास अघाड़ी बीजेपी 103, शिवसेना गुट 38, एनसीपी अजित पवार गुट 40, कुल मिलाकर के ये पहुंच जाता है 181 पे। अब यहां पे देखिए, कांग्रेस 37, महाविकास अघाड़ी में उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट 16, एनसीपी 14, ये पहुंचता है 67 पे। अब किसकी कितनी पुख्ता तैयारी है अभी तक के लिहाज से, वो अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो देखिए क्या नजर आता है, कौन कहां खड़ा है। महाविकास अघाड़ी लगातार मंथन का दौर जारी है। महायुति में देखिए, महागठबंधन जो है उसकी एकजुटता की कमी नजर आती है। अभी आपने देखा एक नजीर जब मेरी लाडली बहन योजना दिखाया गया था, दूसरी तरफ उद्धव का सीएम को लेकर दावा मजबूत नजर आता है। वो कह रहे हैं अगर सभी मेरे काम से संतुष्ट हैं तो फिर वो चेहरा होंगे। महायुति में संशय बरकरार है, कौन चेहरा होगा कोई संकेत मिलता नजर नहीं आता अभी तक। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति के संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अच्छी बात जो इनके पक्ष में जाती है, वहां पर सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है, जो कि लोकसभा चुनाव में भी आखिर तक फंसा था, जिसका नुकसान हुआ। और अब जो सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी के बीच क्योंकि संशय के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो किस प्रकार नजर आता है, संभावना किसको कितनी सीटें मिलने की नजर आती है वो देखिए। कांग्रेस उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट। 2019 में देखिए कांग्रेस 125 सीटों पर लड़ी थी, जबकि इस बार 90 से 95 सीटों पर, क्योंकि साथ निभाना है। पिछली बार शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट 124 सीटों पर लड़ी थी बीजेपी के साथ होकर। इस बार 100 से 105 बड़े भाई की भूमिका में, और इसी लिहाज से खुद को सीएम के चेहरे के तौर पर प्रेजेंट करवा देना चाहते हैं चुनाव के पहले। लेकिन खबर यह है कि ऐसा होगा नहीं, चुनाव के बाद ही कोई चेहरा तय किया जाएगा। अभी उनको जरूर आश्वासन मिल सकता है, आश्वासन बाद में क्या होगा उसका कहा नहीं जा सकता। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट देखिए 125 सीटों पर पिछली बार 19 में लड़ी थी, इस बार 80 से 85 सीटें, यानी मार्जिन ज्यादा है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के पास। यानी तैयारियों और एकजुटता के लिहाज से महाविकास अघाड़ी आगे नजर आता है, जबकि महायुति में कई लूप्स होल्स हैं जिनको भरा जाना अभी बाकी है। वहीं इस चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। 10 अगस्त से महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रभारी रमेश चेन्नीथला प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के दौरे पर निकल जाएंगे। कांग्रेस के नेता जिलेवार बैठक कर वहां के हालात की समीक्षा करेंगे। उनका दौरा 14 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 10 अगस्त को लातूर, धाराशिव, बीड जिले की समीक्षा करेंगे। 11 अगस्त को नांदेड़, परभरी और हिंगोली की समीक्षा। 12 अगस्त को छत्रपति संभाजी नगर और जालना जिला कांग्रेस बैठक कर समीक्षा करेगी। 13 अगस्त को बुल्ढाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। 14 अगस्त को अमरावती में अमरावती यवतमाल जिले की समीक्षा की जाएगी। चाहे महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों ही दलों ने भले ही अपने चुनावी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया हो, लेकिन अभी तक दोनों ही दलों में सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति बनी नहीं। दोनों तरफ माथापच्ची जारी है। मुंबई टू दिल्ली मंथनों का दौर चल रहा है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन सी सीट किसके हिस्से जाएगी, कौन किस गठबंधन का चेहरा होगा, इन तमाम मुद्दों पर मैराथन मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक जारी बैठकों में लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कई मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए आपको जल्दी से दिखाते हैं पेच दरअसल महायुति में कहां फंसा हुआ नजर आता है। एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी साफ तौर पर उभर कर सामने आ चुकी है। इसके अलावा बीजेपी से शिंदे और अजित गुट की नाराजगी, मंत्रिमंडल विस्तार आपको याद होगा तब से लेकर के अब तक, सीट शेयरिंग पर टकराव की स्थिति नजर आती है। इसका कोई उपाय भी नजर नहीं आता पुख्ता। मराठवाड़ा विदर्भ में डेंट का खतरा है। यहां पर मराठवाड़ा रीजन में लोकसभा में बीजेपी 8 में से 7 सीटें इसी वजह से हार चुकी है, तो ऐसे में इसका असर विधानसभा में देखने को मिल सकता है। मराठा आरक्षण गले की फांस बन गया है, यह भी एक मुसीबत है। अब ये जो टेंशन जरांगे उभर करके सामने आ रहे हैं, कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरांगे का मराठा आंदोलन महायुति के लिए एक तो टेंशन बन गया है। कैसे आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में असर हुआ, जरांगे ने महायुति को नुकसान पहुंचाया अपने दम पर। कैसे, देखिए 8 में से मराठवाड़ा में 7 सीटों पर महायुति हार गई। बीड और जालना
इन जिलों में बीजेपी के दिग्गज चुनाव हार गए। जालना से पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे हारे, बीड में पंकजा मुंडे वो हार गई। अब देखिए, जरांगे का ये जो आंदोलन है उसका फायदा महाविकास अघाड़ी को तब भी मिला था, अब भी पूरी संभावना है कि मिले। ऐसे में विधानसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा महायुति के लिए घातक साबित हो सकता है। यानी कि लोकसभा की तरह ही विधानसभा की लड़ाई हर लिहाज से न सिर्फ आक्रामक बल्कि बेहद दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।